सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं चेनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। आज हम तुलनात्मक शासन व राजनीति के अंतर्गत अध्यक्षात्मक शासन के बारे में चर्चा करेंगे। अध्यक्षात्मक शासन, किस प्रकार अध्यक्षात्मक शासन संसदात्मक शासन से भिन्न है, किन देशों में ये व्यवस्था पाई जाती है और इसके क्या है गुण और दोष। तो बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अध्यक्षात्मक शासन कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर शासन का दूसरा जो प्रकार है वो है अध्यक्षात्मक शासन। पहला प्रकार जो पूर्व के लेसन में हम पढ़ चुके हैं संसदात्मक शासन और दूसरा है अध्यक्षात्मक शासन। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में संबंध कैसे हैं, इन संबंधों को लेकर के जहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होते हैं, एक दूसरे पर वो निर्भर करते हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ही बनती है और व्यवस्थापिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। वो व्यवस्था संसदात्मक व्यवस्था होती है। और जो दूसरा प्रकार है जहाँ दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं होता है, शक्ति पृथक्करण पाया जाता है, वो होता है अध्यक्षात्मक शासन। इसके उदाहरण की बात करें हम तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका और लैटिन अमेरिका के अधिकतर जो देश है उनमें ये व्यवस्था पाई जाती है। संसदात्मक शासन में जहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, वहीं अध्यक्षात्मक शासन का आधार शक्तियों का पृथक्करण है। इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र होती है। दोनों के मध्य घनिष्ठ संबंध नहीं पाया जाता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर निर्भर नहीं करती है। तो एक तरफ जहां संसदात्मक शासन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता था, कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर निर्भर करती थी, वहीं बात करें हम अध्यक्षात्मक शासन की तो इसका जो आधार है वो है मोंटेस्क्यू का दिया हुआ सिद्धांत शक्ति पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण। कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो या हो न्यायपालिका, तीनों ही एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र होती है और इनके मध्य घनिष्ठ संबंध नहीं पाया जाता है। गार्नर जो विचारक हैं वो इसकी परिभाषा बताते हैं कि अध्यक्षात्मक पद्धति वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपने कार्यकाल तथा राजनीतिक नीतियों के लिए व्यवस्थापिका से स्वतंत्र है। तो ये वो पद्धति है, वो व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपने कार्यकाल और राजनीतिक नीतियों के लिए व्यवस्थापिका से स्वतंत्र है। जहाँ संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका का कार्यकाल जो है वो लोक सदन जो है, लोकप्रिय सदन जो है संसद का, उस पर निर्भर करती है और उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव द्वारा संसद जो है कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, उसके कार्यकाल को कम कर सकती है या वो बढ़ा भी सकती है। लेकिन यहाँ पे उसका कार्यकाल हो या राजनीतिक नीतियाँ हों, वो व्यवस्थापिका से स्वतंत्र है। तो यह है अध्यक्षात्मक शासन। अब बात करें इसकी विशेषताएं क्या है। अध्यक्षात्मक शासन की विशेषताएं प्रथम देखें तो वो है शक्तियों का पृथक्करण। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण पाया जाता है। मोंटेस्क्यू द्वारा दिए गए सिद्धांत शक्ति पृथक्करण का इसमें पालन किया जाता है। शासन के तीनों अंग एक दूसरे से पृथक पृथक होते हैं। तो विचारक, राजनीतिक विज्ञान के विचारक मोंटेस्क्यू द्वारा दिए गए सिद्धांत शक्ति पृथक्करण का इसमें पालन किया जाता है और उस सिद्धांत के तहत सरकार के तीनों अंग जो है, कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो या न्यायपालिका हो, तीनों ही एक दूसरे से पृथक पृथक होते हैं। तो शक्तियों का पृथक्करण अध्यक्षात्मक व्यवस्था का एक प्रमुख इसकी विशेषता है। दूसरा देखें तो राज्य अध्यक्ष वास्तविक कार्यपालिका। संसदीय व्यवस्था में जहां राज्य अध्यक्ष वास्तविक कार्यपालिका नहीं होता है, नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका का भेद पाया जाता है, वहीं अध्यक्षात्मक शासन में राज्य अध्यक्ष ही वास्तविक कार्यपालिका होता है। तो भारत या ब्रिटेन के उदाहरण में हम देखें तो यहाँ पे नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका का भेद पाया जाता है। राष्ट्रपति को
या सम्राट को नाम मात्र की शक्तियाँ दी जाती है और वो राज्य का अध्यक्ष होता है, शासन का नहीं। लेकिन यहाँ पे जो राज्य अध्यक्ष है वही शासन का अध्यक्ष भी होता है। तो राज्य अध्यक्ष ही वास्तविक कार्यपालिका, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका का भेद नहीं पाया जाता है। तो राष्ट्रपति को संपूर्ण शक्तियाँ यहाँ पे प्रदान की जाती है। तो राज्य अध्यक्ष, वास्तविक कार्यपालिका। तीसरी विशेषता की बात करें तो वह है उत्तरदायित्व का अभाव। अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका में उत्तरदायित्व का अभाव पाया जाता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका से प्रश्न आदि नहीं पूछ सकती। तो वहाँ जहाँ संस्थात्मक व्यवस्था में व्यवस्थापिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, वो उसके प्रति जवाबदेही रहती है, उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। बजट पे चर्चा में सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पेश किए जाते हैं, कटौती प्रस्ताव लाया जा सकता है, काम रोको प्रस्ताव लिया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तो वो ऐसे प्रश्न आदि या ऐसे प्रस्ताव इसमें अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका के विरुद्ध नहीं पेश किए जा सकते हैं, नहीं पूछे जा सकते हैं। इसलिए इसे उत्तरदायित्व का अभाव वाली पद्धति माना जाता है। चौथी विशेषता की बात करें तो वो है मंत्रिमंडल का अभाव। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में मंत्रिमंडल का अभाव पाया जाता है। शासन की संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी के अनुसार मंत्रिमंडल बनाता है। वह मंत्री उसकी इच्छा के अनुसार ही बनते व हटते हैं। तो इसमें वास्तविक मंत्रिमंडल का अभाव पाया जाता है। जो भी मंत्री बनते हैं वो राष्ट्रपति की इच्छा से ही बनते हैं और मंत्रियों का कितने समय तक वो रहेंगे वो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करते हैं। तो शासन की संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। मंत्री नाम मात्र के लिए होते हैं, उनको ज़्यादा शक्तियां नहीं दी जाती है। तो मंत्रिमंडल का अभाव पाया जाता है। पांचवी विशेषता देखें तो वह है विरोधी दल का अभाव। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद राष्ट्रपति प्राय सभी दलों से अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। तो दलीय भावना से ऊपर उठ करके राष्ट्रहित के अंदर जो अच्छे लोग होते हैं, जो उस फील्ड के कह सकते हैं महारत होती है, उन्हीं व्यक्तियों का सबका चयन मंत्री के लिए कर लिया जाता है। तो दलीय भावना से ऊपर उठ करके मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। इसलिए इसमें विरोधी दल का अभाव पाया जाता है। उग्र दलबंदी नहीं पाई जाती है। तो जैसे संसदात्मक शासन का एक प्रमुख विशेषता है विरोधी दल का होना, वैसे अध्यक्षात्मक प्रणाली में विरोधी दल नहीं पाया जाता है। तो ये जो है उसके ठीक विपरीत जो है व्यवस्था है। तो ये थी संसदात्मक की जगह अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं और दोनों में क्या आपको अंतर दिखता है। अब बात करें गुण, क्या गुण है जो अच्छाई निकल कर सामने आती है अध्यक्षात्मक प्रणाली की, वो है पहला जो गुण है वो है स्वतंत्र कार्यपालिका। कार्यपालिका जो होती है वो इसमें स्वतंत्र होते हैं, उस पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण नहीं होता है, मंत्रिमंडल का उस पर दबाव नहीं होता है। तो कार्यपालिका और जो दूसरे इसमें जो निकल के सामने आता है शासन का स्थायित्व, इस दृष्टिकोण से भी जो कार्यपालिका है वो यहाँ पे स्वतंत्र होकर के, निर्भीक होकर के, क्योंकि उनको एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है, तो शासन में स्थायित्व आता है। तो स्वतंत्र होता है व्यवस्थापिका से और शासन में स्थायित्व होता है 4 या 5 वर्ष जो भी निर्धारित किए जाते हैं वो कार्यकाल उनको पूरा करना होता है। उसके मध्य में केवल महाभियोग के द्वारा ही उनको हटाया जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा दुष्कर कार्य है। तो स्वतंत्र कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का दबाव नहीं रहता है। दूसरा देखें दलबंदी का इसमें अभाव पाया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इसके अंदर कि कई जगह हम देखते हैं डेमोक्रेसी के अंदर विरोधी दल जो होते हैं मात्र विरोध करने के लिए ही शासन की जो अच्छी बातें होती है उसका भी वो विरोध करते हुए हमें नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो विरोधी होने का वहाँ पे अपना जो है दायित्व निभा रहे होते हैं। तो विरोधी दल के हैं, इसलिए वो सरकार का हर कार्य का, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसका विरोध करना अपना धर्म समझते हैं और अंततः उसमें राष्ट्र को नुकसान होने का अंदेशा रहता है। तो जहाँ अध्यक्षात्मक व्यवस्था है वहाँ पे ये जो दलीय भावना है, जो कठोर दलीय पद्धति है, वो वहाँ पे नहीं पाई जाती है।
दलबंदी का वहाँ पे अभाव पाया जाता है। तीसरा गुण देखें तो वह है दक्ष शासन। दक्ष या निर्भीक या उसमें कुशल जो लोग हैं, उन्हीं लोगों का सबका राष्ट्रपति चयन करते हुए अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। उस पर अपने दल का या किसी भी दल का उस पर दबाव नहीं होता है। तो और व्यवस्थापिका से भी वो जो है स्वतंत्र होते हैं। तो स्वतंत्र होकर के कुशलता के साथ में वो निर्णय लेते हैं, इसीलिए इसे दक्ष शासन भी कहा जाता है। चौथा गुण देखें तो वह है राष्ट्रपति की मजबूत स्थिति। राष्ट्रपति इसमें बहुत अधिक मजबूत स्थिति में होता है, चाहे वो दल की बात हो या फिर व्यवस्थापिका की बात हो, उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। तो राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए अपना कार्यकाल इसमें पूरा करता है और अपने किन लोगों को मंत्री बनाना है, कौन सी नीति का पालन करना है, इस सारे फैसले के अंदर उसी की स्थिति सबसे ऊपर होने के कारण बहुत अधिक मजबूत स्थिति राष्ट्रपति की इसमें होती है। पांचवा देखें तो विशाल राष्ट्रों के लिए उपयुक्त। इस पद्धति को विशाल राष्ट्रों के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। विशाल राष्ट्र होगा तो उसके अंदर व्यवस्थापिका पर वो संदेह नहीं रहेगा, वो डर नहीं रहेगा कि व्यवस्थापिका जो है कार्यपालिका पर दबाव बना रही है। और इसके अंदर जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो व्यवस्था है वो विशाल राष्ट्रों के लिए हम उपयुक्त इसको उस लिहाज से भी मान सकते हैं। छठा देखें निरंकुशता का अभाव। इसमें निरंकुशता का अभाव है, निरंकुशता नहीं पाई जाती है। जहाँ संस्थात्मक व्यवस्था है, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे संसद जो है, संसद में बहुमत होने के कारण और सरकार में उसी का बहुमत होता है, तो वो निरंकुशता आ सकती है। वहाँ पे मनचाहे वहाँ पे कार्य करवा सकते हैं, मनमाने ढंग से उन नियमों को बना सकते हैं, संसद उसको जो है मनचाहे कानून बना सकती है। लेकिन यहाँ पे कठोर शासन पद्धति होती है, संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसलिए निरंकुशता का अभाव इसमें पाया जाता है। सातवां देखें संकट काल के लिए उपयुक्त। इस व्यवस्था को संकट काल के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसका कारण यह है कि इसमें व्यवस्थापिका का अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं रहता है और शासन सत्ता जो है उस पर एक ही व्यक्ति का एकाधिकार होने के कारण उसी को निर्णय लेना है कि राष्ट्रहित में त्वरित निर्णय क्या लेना है, वो राष्ट्रपति ही डिसाइड करेगा। तो इसलिए संकट काल के लिए इस व्यवस्था को उपयुक्त माना जाता है। और जो आठवां गुण है वो है शासन में स्थायित्व। शासन में स्थायित्व के बारे में पूर्व में भी हम बात कर चुके हैं। इसमें कार्यकाल जो है वो निश्चित होता है, उससे पूर्व कार्यपालिका को मात्र महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है और महाभियोग लागू करना आसान नहीं होता, बहुत अधिक दुष्कर होता है। तो शासन में स्थायित्व होता है व्यवस्थापिका के द्वारा, समय समय पर उसको अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिराने का जो डर होता है, जो भय दिखाया जाता है, वो इसमें कोई संभावना उसकी नहीं रहती है। तो शासन में स्थायित्व रहता है। अब बात करें दोष, क्या कमियां नजर आती है हमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। हर शासन प्रणाली चाहे वो संस्थात्मक हो या अध्यक्षात्मक हो, उनमें कमियां और अच्छाइयाँ दोनों ही रहती है। तो कौन कौन सी ऐसी इसमें कमियां हैं जो ऐसा लगता है कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में ठीक करनी चाहिए। पहली कमी है अनुत्तरदायी व निरंकुश शासन। उत्तरदायित्व का इसमें अभाव पाया जाता है। संसद में सरकार से सवाल जवाब होते हैं, सरकार को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मजबूर कर दिया जाता है कि आप जो है राष्ट्र हित में अगर काम नहीं करोगे तो आपको सरकार से जाना पड़ेगा, मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है। तो वो जो व्यवस्था है सवाल जवाब करने की, वो जवाबदेही तय करने की, वो व्यवस्था संस्थात्मक व्यवस्था में पाई जाती है। अध्यक्षात्मक में उसका अभाव होने के कारण इसे अनुत्तरदायी व्यवस्था कहते हैं। और निरंकुश इस लिहाज से है, क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति को पता है कि अब अपना कार्यकाल जो है वो फिक्स है, 4 साल से पूर्व हमें कोई नहीं हटा सकता। तो वो एक तरीके से निरंकुश की तरह व्यवहार करने लग जाता है, क्योंकि उसको पता है कि जो 4 साल से पहले जो महाभियोग है केवल उसी से हटाया जा सकता है और महाभियोग आसानी से लगने वाला नहीं है, इसलिए वो मनचाहे ढंग से कानून लागू कर सकता है। तो ये निरंकुश शासन है।
दूसरा देखें तो सहयोग का अभाव। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण पाए जाने के कारण शासन के तीनों अंग जो है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों अलग अलग काम करते हैं और उसमें समन्वय का अभाव पाया जाता है। तो शासन के अगर प्रमुख तीनों ही अंग अलग अलग काम करेंगे, भिन्न भिन्न दिशाओं में वो जाएंगे, तो सरकार चलाना असंभव हो जाएगा और वो राष्ट्र हित में नहीं होगा। तो इसलिए इसमें सहयोग का अभाव पाया जाता है। तीसरा इसी से जुड़ा हुआ है शक्ति पृथक्करण अव्यवहारिक। जैसा मैंने कहा, शासन के तीनों अंगों में अगर समन्वय का अभाव पाया जाएगा, वो तालमेल बैठा करके काम नहीं करेंगे, तो वहाँ उस राष्ट्र में शासन चलाना असंभव हो जाएगा और उसका अंततः निर्णय, उसका जो है रिजल्ट क्या निकलेगा, वो निकलेगा राष्ट्र का अहित होगा। तो शक्ति पृथक्करण को हम वास्तव में देखें तो वो अव्यवहारिक है। लेकिन इसमें अगर थोड़ी बहुत चीज़ें, जैसा नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत अमेरिका में जोड़ा गया है, तो उससे सरकार फिर चलाई जा सकती है। तीनों के अंदर थोड़ा बहुत वहाँ पे आपस में एक दूसरे को नियंत्रित करने की और एक दूसरे का सपोर्ट करने की व्यवस्था इसमें बना दी जाए तो वह व्यवहारिक हो जाता है। तो शक्ति पृथक्करण अव्यवहारिक। चौथा जो इसका दोष है वह है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में अनावश्यक विवाद। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होने की वजह से, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध नहीं पाए जाने के कारण और दोनों के अंदर अगर विपरीत सरकारों का बहुमत है, तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में लगातार विवाद हो सकते हैं और इसका जो है नतीजे के अंदर राष्ट्र को नुकसान पहुंच सकता है। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में शक्ति पृथक्करण में हम देखते हैं दूरियां बहुत ज़्यादा होती है और इसी वजह से उनमें अनावश्यक विवाद होते रहते हैं। और पांचवा देखें तो कठोर शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक व्यवस्था वाले राष्ट्रों में कठोर शासन प्रणाली पाई जाती है। ये जो है परिवर्तन का विरोधी माना जाता है। अगर शासन पद्धति इतनी ज़्यादा कठोर हो कि आसानी से समय के साथ में वो बदलाव स्वयं को बदल नहीं सके, तो वो राष्ट्र के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो कठोर शासन प्रणाली, अनुत्तरदायी व निरंकुश शासन, सहयोग का अभाव, शक्ति पृथक्करण अव्यवहारिक, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में अनावश्यक विवाद, ये इसकी कमियां हैं, दोष हैं। तो ये गुण, दोष और विशेषताएं क्या है अध्यक्षात्मक शासन और उसकी विशेषताएं। ये था आज का लेसन अध्यक्षात्मक शासन। धन्यवाद।